साथियों, आजादी के लगभग 74 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग को अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। साथियों, इसीलिए ये आजमगढ़ की धरती से 2 फरवरी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हैं, उनके नेतृत्व में 2 फरवरी से आजमगढ़ की धरती से एक परिवर्तन यात्रा बाबू जगदेव जी की जन्म जयंती से निकाली गई है। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा लगभग 7 महीने चल रही है और इस 7 महीने में कोरोना काल को छोड़कर हम लोग आपके साथ में रोडों पे हैं और इसके लिए 7 महीने की एक परिवर्तन यात्रा चली है। साथियों, विचार करने की बात है कि आजादी के इन 74 वर्षों बाद इस समाज को, जिसकी संख्या 1931 की जनगणना के आधार पर 52% है, उसे हक और अधिकार नहीं मिला। जिसकी संख्या 52% है, वो अपनी जनगणना के लिए परेशान है कि इस समाज की जनगणना नहीं हुई है। और इस देश में जो शासनकर्ता जमात है, इस देश में जो ब्राह्मणवादी सरकारें के देश की आजादी से लेकर आज तक सत्ता पे बैठी हैं, उन लोगों ने इस समाज को हक और अधिकार नहीं दिया। साथियों, इसकी सबसे बड़ी वजह है, आपको समझना होगा, जिस समय इस देश में आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था, उस समय मिस्टर जिन्ना और बाबा साहब ब्राह्मणों से अलग होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए मिस्टर जिन्ना को पाकिस्तान मिला और बाबा साहब को उनके हक और अधिकार मिले। लेकिन ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के साथ, गांधी के साथ, नेहरू के साथ, उनके चेलों के साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से इस समाज को आज तक हक और अधिकार नहीं मिला। यह बात चिंतन करने की बात है। साथियों, देश की आजादी से लेकर आज तक भी पिछड़ा वर्ग इन्हीं ब्राह्मणों के साथ में काम कर रहा है और इस वजह से इस समाज का सत्यानाश हो रहा है। साथियों, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में और इस देश में राम राज्य आ गया है। राम राज्य का मतलब होता है शेर और बकरी एक घाट में पानी पिए। शेर और बकरी जब एक घाट में पानी पीते हैं, अर्थात शोषण करने वाला व्यक्ति और जिसका शोषण हो रहा है, जब एक मंच में होते हैं तो शोषण करने वाला व्यक्ति शोषण करता रहता है और शोषित ऊफ नहीं करता, अपनी आवाज नहीं उठा सकता। इसलिए शोषक जो है शोषण करता रहता है। इसे रामराज कहते हैं, अर्थात शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीना। जब शेर को भूख लगे तो बकरी का नाश्ता कर ले और पानी पी ले, इसको रामराज कहते हैं। साथियों, इसी वजह से देश की आजादी से लेकर आज तक इन ब्राह्मणवादी लोगों ने इस समाज का नाश्ता किया है, इस समाज के हक और अधिकार को खत्म किया है और अपने को सुख और अधिकार दिया है। इस समाज की हालत यह है कि देश की आजादी के बाद 75 वर्ष हो रहे हैं। देश की आजादी के इस अवधि में इस समाज को 52% हिस्सा मिलना चाहिए था, नौकरी में हिस्सा मिलना चाहिए था, शिक्षा में हिस्सा मिलना चाहिए था, व्यापार उद्योग धंधों में हिस्सा मिलना चाहिए था। जिस प्रकार से इस देश में एससी की संख्या 15% है, एसटी की संख्या 7.5% है, उसी प्रकार से ओबीसी की संख्या 52% है। एससी को शिक्षा और नौकरी में उनकी संख्या अनुपात में आरक्षण मिला है, लेकिन ओबीसी को उनकी संख्या अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है। एक घोटाला जो है केंद्र में बैठे ब्राह्मणवादी लोगों ने किया है, इसके लिए वही जिम्मेवार है, क्योंकि हमारे लोग केंद्र में आज तक नहीं बैठे हैं, इसलिए इसका जिम्मेवार वही है। साथियों, विधानसभा और लोकसभा में जिस प्रकार से एससी और एसटी को उनकी संख्या अनुपात में आरक्षण मिला है, ओबीसी को भी इनकी संख्या अनुपात में 52% हिस्सा मिलना चाहिए। इसका घोटाला भी इन ब्राह्मणवादी लोगों ने, जो लोग देश की सत्ता पर बैठे हैं, उन्होंने किया है। साथियों, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में 98% ब्राह्मण आज देश की आजादी से लेकर आज तक कब्जा किए हुए हैं। साथियों, उसी न्यायालय में बाबू और चपरासी की जब भर्ती होती है तो 2-2, 3-3 परीक्षाएं होती हैं, तब उनकी भर्ती होती है। लेकिन न्यायाधीश की भर्ती में कॉलोजिंग सिस्टम है, वहीं के बैठे जज जो है अपने नात और रिश्तेदारों की भर्ती कर लेते हैं, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं है। साथियों, इसलिए न्याय आयोग का गठन करके उसकी संख्या अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को संख्या अनुपात में भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे बहुत बड़े मकसद है।
जब जब ओबीसी के हक अधिकार का मामला आया है, इन ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया है। जब देश में प्राचीन भारत में गौतम बुद्धा ने आंदोलन चलाया था, गौतम बुद्धा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, उन्होंने जब आंदोलन चलाया था उस समय ये ब्राह्मणवादी तिलमिला गए थे। गौतम बुद्धा के आंदोलन की बदौलत इस देश में 10 पीढ़ियों तक मौर्य वंश शासन किया था। उस मौर्य वंश के शासन काल में ये ब्राह्मण जो इस देश में हैं, जो विदेशी ब्राह्मण हैं, यूरेशियाई ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण तिलमिला गए थे और बुद्धिज्म में घुस करके बुद्धिज्म को नष्ट करने का काम कर रहे थे। साथियों, सम्राट अशोक महान राजा पैदा हुए जिन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण जो है बुद्धिज्म में घुस करके बुद्धिज्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने एक एक ब्राह्मणों को बुद्धिज्म से छटनी करके उन्हें अलग करने का काम किया था। साथियों, ऐसे सम्राट अशोक महान राजा थे। साथियों, इसके बाद भी सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद ये ब्राह्मण जो है बुद्धिज्म में घुसे और बुद्धिज्म में घुस करके उनमें नौकरियां करने लगे। अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्पित शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया था और ब्राह्मण हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके उन्होंने मनुस्मृति नामक संविधान लिखाया था। मनुस्मृति संविधान में लिखा है, स्त्री शूद्रो मति न ददाय, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी है, अर्थात इस समाज के हक और अधिकार खत्म किया था। साथियों, उन्होंने इतना ही नहीं किया था, इस समाज को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया था, इस समाज को शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित किया था, इस समाज को संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया था, इस समाज को कुर्सियों पर बैठने के हक से वंचित किया था। साथियों, ऐसी नाइंसाफी इस देश में विदेशी ब्राह्मणों ने किया था। साथियों, मैं विदेशी ब्राह्मण क्यों कहा करता हूं? सिंधु घाटी की सभ्यता के समय इस देश में हमारे पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद इतिहास के पन्ने को पढ़े तो इतिहास के पन्ने में दूसरा चैप्टर मिलता है, भारत में आर्यों का आगमन। यानी ये आर्य बाहर से आए, ये आर्य बाहर से आए और आकर के हमारे पुरखों के बीच में युद्ध होता है, हमारे पुरखे पराजित होते हैं और इस देश पर ब्राह्मणी राज स्थापित होता है। साथियों, इस देश में जब ब्राह्मणी राज स्थापित होता है तो इन्होंने हमारे सभी हक अधिकार खत्म कर दिए। साथियों, इतना ही नहीं, आधुनिक भारत में भी जब हमारे पुरखों ने सामाजिक आंदोलन चालू किया, जब ज्योतिबा फुले ने सामाजिक आंदोलन चालू किया, इस समाज को पढ़ाने का काम शुरू किया, तो साथियों इन ब्राह्मणों ने उनके पिता से जाकर के उनके पिता से कहे कि आपका बेटा जो छत्रपति है ज्योतिबा फुले है और सावित्रीबाई फुले हैं, ये दोनों जो है धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं, ये शूद्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है स्त्री शूद्रो मति न ददाय। ऐसा करके उनके पिताजी को उनसे अलग करने का काम किया और उनके पिताजी ने उन्हें घर से बाहर निकालने का काम किया। साथियों, जब ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इन ब्राह्मणों ने उनके पिता से घर से बाहर निकलवाने का काम किया, उस समय इस देश में मुस्लिम साथियों ने मतलब ज्योतिबा फुले को रहने की जगह दी थी, विद्यालय खोलने की जगह दी थी और रहने खाने की व्यवस्था की थी। ऐसी स्थिति में ज्योतिबा फुले ने सामाजिक आंदोलन शुरू किया था। ज्योतिबा फुले सामाजिक आंदोलन शुरू करते समय लोगों को समझाया करते थे, वो कहा करते थे कि इस देश में जो ब्राह्मण है वो कलम कसाई है, वो कलम से हमारे समाज के हक और अधिकार को खत्म करने का काम करता है। ऐसा ज्योतिबा फुले ने उस समय कहा था, यानी वो दुश्मन को ठीक से पहचानते थे। ज्योतिबा फुले ने समाज को जागृत करते समय एक नारा दिया था, वो नारा था सेठ जी भट जी बनाम सूद सूद, बामन बनिया के विरोध में शुद्ध की जागृति का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। ज्योतिबा फुले ने दुश्मन को चिन्हित करते समय कहा था, उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी कि उनकी वसीयत थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी शव यात्रा में ब्राह्मण की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा उन्होंने वसीयत लिखी थी। साथियों, अर्थात ज्योतिबा फुले आज से 200 वर्ष पहले लगभग इस बात को जानते थे कि हमारा दुश्मन कौन है। वो हमारे ओबीसी समाज के थे, उनको मालूम था कि इस देश में हमारा दुश्मन कौन है। उनके आंदोलन से प्रभावित होकर के दक्षिण भारत में तमिलनाडु की एरिया में रामास्वामी पेरियार ने आंदोलन शुरू किया था। रामास्वामी पेरियार आंदोलन चला रहे थे, वो अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि यदि आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में बामन और सांप एक साथ मिल जाए तो पहले किसको मानना है। फिर इसके बाद वो कहा करते थे कि सर्प जो है आपको अकेले डसेगा, हो सकता है दवा कराने से आप बच जाएं, लेकिन बामन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक डसता आया है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी डसता रहेगा, इसलिए पहले बामन को मानना है। ऐसा रामास्वामी पेरियार आंदोलन चलाते हुए कहा करते थे।
साथियों, इस देश में जब छत्रपति शाहू कुर्मी महाराज ने ज्योतिबा फूले के आंदोलन से प्रभावित होकर अपने राज्य में सूद को 50% का आरक्षण 1902 में दिया था, जब उन्होंने आरक्षण दिया था तो उनके आरक्षण से तिलमिला करके उस एरिया के ब्राह्मण जो बाल गंगाधर तिलक और अन्य लोग थे, वो लोग जाकर के छत्रपति शाहू कुर्मी महाराज से कहते हैं कि राजन, आपने शूद्र समाज को 50% आरक्षण देकर एक गलत किया है, इससे योग्यता प्रभावित होगी। उस समय छत्रपति शाहू कुर्मी महाराज ने उनको लेकर के कहा कि आइए घटना दिखाते हैं और बताते हैं। उन ब्राह्मणों को वो अपने किले के सामने जो मैदान था वहां पर ले जाते हैं। उस मैदान में 20-25 बोरे चना फेंकवा देते हैं और चना डलवाने के बाद अपने अस्तबल से घोड़े छोड़वा देते हैं। जब वो घोड़े अस्तबल से छूटते हैं तो चना में टूट पड़ते हैं। उस चना के दृश्य में क्या हो रहा था कि मजबूत घोड़े चना खा रहे थे और कमजोर घोड़ों को लाते मार रहे थे। कमजोर घोड़ों की हालत यह थी कि वो चना के पास तो पहुंच नहीं पा रहे थे, लाते अलग से खानी पड़ रही थी। इस घटना को जब छत्रपति शाहू कुर्मी महाराज ने बाल गंगाधर तिलक और अन्य ब्राह्मणों को कहा कि ये जो कमजोर घोड़े हैं, जो खाने को चना नहीं पा रहे हैं और लाते अलग से खाने को मिल रही है, इनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, तब उन ब्राह्मणों ने कहा था कि इनके लिए अलग से खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और तब छत्रपति शाहू कुर्मी महाराज ने कहा कि तुम ब्राह्मण लोग जो है हमारे इस शूद्र समाज को खाने तो दे नहीं रहे थे, इसको खाने नहीं दे रहे थे, साथ में लाते अलग से मार रहे थे, इसीलिए तो मैंने आरक्षण की व्यवस्था किया था। साथियों, ऐसा कहना चाहिए कि उस समय बाल गंगाधर तिलक ने हमारे समाज को हक अधिकार न मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया था। साथियों, 1918 में जब इस देश में साउथ ब्यूरो कमीशन आया तो साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने साउथ ब्यूरो कमीशन ने मतलब विधिमंडल में ब्राह्मण और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि दे चुका था। तब छत्रपति शाहू कुर्मी महाराज ने जो सत्यशोधक समाज के भास्कर राव जाधव थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे, दोनों लोगों को बुलाया और समझाया कि देखिए, साउथ ब्यूरो कमीशन ने विधिमंडल में ब्राह्मण और अल्पसंख्यकों को विधिमंडल में प्रतिनिधि दे चुका है, उनकी संख्यानुपात में प्रतिनिधि दिया है। आप लोग भी जाइए विधिमंडल के सामने और लिखित मांग रखिए कि मुझे भी विधिमंडल में प्रतिनिधि चाहिए। तब उन्होंने मतलब भास्कर राव जाधव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधिमंडल के सामने जाकर के प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। उस प्रतिनिधित्व की मांग जब किए तो विधिमंडल ने कहा, साउथ ब्यूरो कमीशन ने कहा कि देखिए, अभी तो विधिमंडल का गठन हो चुका है, आप लोगों को कुछ लोगों को रख देते हैं, इसके बाद 10 साल बाद जब नया कमीशन आएगा तो कमीशन आपको आपकी संख्यानुपात में विधिमंडल में प्रतिनिधि देगा। साथियों, इस बात की जानकारी जब बाल गंगाधर तिलक को दोबारा पता चली तो बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर रियासत के बगल में अतनी नामक गांव था, अतनी नामक गांव में बड़ी सभा लगा करके बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि क्या तेली, तंबोली और कुन भट्ट सदन में जाके हल चलाएंगे। साथियों, क्या तेली, तंबोली और कुन भट्ट सदन में जाके हल चलाएंगे? क्या सदन हल चलाने की जगह है? साथियों, जिस बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, वहीं पर व्यक्ति यह कहता है कि क्या तेली, तंबोली और कुन भट्ट सदन में जाके हल चलाएंगे। इन दोनों वाक्यों को यदि एक बगल में रख दें और इसकी व्याख्या की जाए तो उनकी बातों से पता चलता है कि आजादी की लड़ाई जो थी केवल ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई थी, ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं थी। इसी वजह ने उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। साथियों, इस देश में ब्राह्मणों ने बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया है, स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा योद्धा सिद्ध किया है। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि मतलब बाल गंगाधर तिलक ने ओबीसी, एससी, एसटी को हक ना मिले इसके लिए लगातार विरोध किया है। ऐसा कहा जा सकता है कि ओबीसी के हकों का वो हत्यारा है, ओबीसी के हक और अधिकार को रोकने वाला है, इसलिए उनको इस समाज का दुश्मन कहा जा सकता है। साथियों, इसके बाद आजादी के बाद मतलब साउथ ब्यूरो कमीशन के बाद 1927 में जब लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इन ब्राह्मणों को, इन कांग्रेसी गुंडों को यह मालूम था कि साइमन कमीशन क्यों आ रहा है, क्योंकि उस समय साउथ ब्यूरो कमीशन ने कहा था
कि 10 वर्ष बाद नया कमीशन आएगा जो आपकी मांगों पर विचार करेगा। उनको ये बात मालूम थी, इसलिए इस देश में कांग्रेसी गुंडों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और उन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक। साइमन कमीशन का पंजाब की धरती पर लाला लाजपत राय जो कांग्रेस का सर्वमान्य नेता हुआ करता था, उनके नेतृत्व में उग्र आंदोलन चला था। उस उग्र आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, अर्थात और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि लाला लाजपत राय ने अर्थात ब्राह्मणों ने अपने जान की बाजी लगाकर ओबीसी SC ST को हक ना मिले, इसके लिए उन्होंने अपनी न्यौछावर किया था, अपने प्राणों की न्यौछावर किया था, अपने जान की बलिदान दिया था। साथियों, ऐसा कहा जा सकता है कि जिस लाला लाजपत राय को लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, उसने हमारे समाज के हक और अधिकार को रोकने के लिए एक काम किया था, अपने जान की बाजी लगाई थी, अर्थात इस समाज के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया था। साथियों, इतना ही नहीं, जब साइमन कमीशन ने गोलमेज सम्मेलन में अपनी बातें रखी तो अंग्रेजों ने विचार किया कि जब भी भारत में कुछ करना चाहते हैं तो वहां की कांग्रेस और वहां के ब्राह्मण जो है उपद्रव करने लगते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने विचार किया कि लंदन में ही गोलमेज सम्मेलन बुलाते हैं। अंग्रेजों ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाई और उस गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने 4 मांगे प्रमुख रखी थी। पहली मांग थी वयस्क मताधिकार, यानी वो 21 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति वोट डालेगा। दूसरा था दोहरे वोट का हक, तीसरा था सेपरेट इलेक्टोरल और चौथा था प्रांतीय और केंद्रीय विधिमंडल में संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व। इन 4 मांगों का जब बाबा साहब ने मांग रखी थी, उस समय गांधी ने इन मांगों का विरोध करते हुए कहा था कि यदि अंग्रेज भारत को आजाद करना चाहते हैं और इस आजादी के बदले में वो शूद्रों को हक और अधिकार देते हैं तो ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। अर्थात गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया जो हमें हक अधिकार देने आया था। गांधी ने गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया जिसको अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के नाम पे पारित किया। बाबा साहब की उन मांगों को कम्युनल अवार्ड के नाम से अंग्रेजों ने पारित किया और उन्हें अधिकार दे दिए गए। तब गांधी भारत में आकर के इस देश में उपद्रव खड़ा कर देता है। कांग्रेसी गुंडे जो हैं इस देश में आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गांधी को पूना के अरबदा जेल में रख दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नेहरू और उनके चेले जो थे, कांग्रेसी गुंडे जो थे, SC और ST की बस्तियों में जाके आग लगाने लगे। उन बस्तियों से में SC ST के लोगों की हत्याएं करने लगे। उन बस्तियों से भाग करके हमारे लोग वहां पर जाते हैं, बाबा साहब के पास जाते हैं, बोले कि ये भारत में जो ब्राह्मण हैं ये हम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, यदि हम लोग बचेंगे ही नहीं तो ये हक अधिकार किसके काम आएगा। इसलिए मतलब आप जो हैं इस हक और अधिकार के लिए समझौता कर लीजिए। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर बाबा साहब को गांधी से समझौता करना पड़ा था। उस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट में दोहरे वोट का हक खत्म हो गया था। जब समझौता करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाहर आते हैं तो उनके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उस समय पत्रकारों ने उनसे पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज आप बहुत दुखी हैं। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि मैं लंदन से कम्युनल अवार्ड नाम का अमृत फल लाया था, सोचा था कि इस अमृत फल से अपने समाज को अधिकार संपन्न बनाएंगे, लेकिन इन ब्राह्मणों और कांग्रेसी गुंडों ने, गांधी ने हमसे और अमृत रस मतलब छीन लिया है, अपने समाज को उसका रस पिला दिया है और अपने समाज को उसका रस पिलाने के बाद छिलका मेरे गाल पे मारा है, इसलिए मैं दुखी हूं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आज के बाद कांग्रेस और ब्राह्मणों के दलों में जो हमारे समाज के नेता काम करेंगे वो मुंह बंधे कुत्ते होंगे, जो कुत्ता काट तो सकता ही नहीं, भूख भी नहीं सकता। ऐसा उस समय बाबा साहब ने कहा था। यही वजह है कि देश की आजादी के बाद इस देश में ब्राह्मणों ने 5 राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। कांग्रेस है, बीजेपी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और ममता की पार्टी जिसको तृणमूल कांग्रेस कहते हैं। ये 5 पार्टियों का निर्माता ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने उसको अपने काम के लिए बनाया है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए बनाया है और इस समाज के हक अधिकार को छीनने के लिए बनाया है। साथियों, यही वजह है कि देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी समाज को हक अधिकार नहीं मिला। साथियों, और उस समाज में उन दलों में हमारे समाज को जो नेता काम करते हैं वो मुंह बंधे कुत्ते हैं, जो कुत्ता काट तो सकता ही नहीं, भूख भी नहीं सकता। ये बात सिद्ध होती है। अभी RSS और बीजेपी के लोगों ने
27 मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। आप लोगों को जानकारी हुई होगी, केंद्र में 27 मंत्री बनाए हैं। वो मंत्री क्यों बनाए हैं आपको मालूम है? जिस प्रकार से मछुआरा तालाब में जाता है, नदी में तालाब या नदी किनारे अपना जाल फैलाता है और जाल में एक चारा लगाता है जिसको केचुआ कहा जाता है। केचुआ को लगाता है तब मछलियां सोचती हैं कि ये मेरा भोजन आया है और उसमें जाके फंस जाती हैं। तब मछुआरा ला करके उन मछलियों को तल भून करके उनको सब्जी बना के खाता है। साथियों, जो 27 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, ये 27 मंत्री आरएसएस और बीजेपी के जाल में केचुए हैं, यानी केचुओं की भांति उनको लगाया गया है। हमारे समाज के नेता लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हमारे समाज का मंत्री है और उसको वोट दे देंगे और फंस जाएंगे। जैसे मछलियां फंसती हैं उसी प्रकार से हमारा समाज फंस जाएगा और इस समाज के पूरे हक अधिकार को खत्म करने का काम करेंगे। ऐसी स्थितियां इन ब्राह्मणों की, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की है। इनसे आपको सावधान होना होगा, अलग होकर के अपना संगठन बनाना होगा। माननीय चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ में चल रहा हूं। देश के लगभग 700 जिलों में एक संगठन निर्माण करके लगभग 1,01,000 जगहों पर मीटिंग लेकर के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। जन आंदोलन निर्माण कर इस समाज को आजाद करना चाहते हैं। साथियों, एक संकल्प लेके आप लोग जाएंगे कि ब्राह्मणों ने हमारे समाज को सम्मान नहीं दिया है। आज की डेट में आप ब्राह्मण के घर में जाएं, चाय पिए तो कप धोनी पड़ती है, खाना खाएं तो थाली धोनी पड़ती है, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों के घर में गाय भैंस कुत्ते बिल्ली अनेक जानवर पले होते हैं। उन जानवरों को नहवाते हैं, धुलाते हैं, उनका मल मूत्र उठाते हैं, अर्थात उनकी निगाह में ब्राह्मण की हालत जानवर कुत्ते बिल्ली से भी खराब है। इसलिए हमें भी उनको सम्मान नहीं देना होगा। साथियों, उन्हें दान नहीं देना होगा, क्योंकि वो दान लेकर के मंदिरों में जाइए, पुजारियों को देखिए, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल और 2 क्विंटल के होते हैं। उनके गाल जो है लाल टमाटर जैसे होते हैं। हमारे समाज का जो मेहनत का इंसान है उसके गाल जो है बैठ जाते हैं। यदि दांत ना हो तो जो ये गाल हैं चिपक जाएंगे, दांत की बदौलत रुके होते हैं। साथियों, हमारे समाज का खून चूस करके लाल टमाटर जैसे हो गए हैं। साथियों, इसलिए उस समाज को दान नहीं देना है। साथियों, ब्राह्मण और ब्राह्मण की पार्टियों में आपको मतदान नहीं करना है। यदि मतदान करते हैं तो हमारे हक और अधिकार को रोकने का काम करते हैं। साथियों, 3 संकल्प लेके जाएंगे कि आप ब्राह्मणों को मान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, दान नहीं देंगे और मतदान नहीं देंगे। ऐसी आशा और विश्वास रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद।